चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट टॉपिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूँ ताकि आपको बताऊं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको डायग्राम याद हो जो हमने शुरू किया था कि प्रोजेक्ट का स्कोप होता है या प्रोजेक्ट मिलता है आपको, फिर आप उसकी प्लान करते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और टेस्टिंग करते हैं। हमने रिक्वायरमेंट तो ले ली, थोड़ी सी डिजाइन पढ़ ली, किस तरह से मॉडलिंग होती है, और डीएफडी पढ़ ली, और थोड़ा सा हमने यूज केस पढ़ लिया। ठीक है, और इसका एक्चुअली और डिटेल में भी होता है जो आप कोर्स डेटाबेस में पढ़ेंगे, इसका आर्किटेक्ट कैसे बनता है, इसकी डेटाबेस की डिजाइन कैसे होती है, जो इस कोर्स का पार्ट नहीं है बट वो इसको सप्लीमेंट करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। इसी तरह से कोडिंग हम नहीं करेंगे इस कोर्स में, कोडिंग आप किसी और कोर्स में कर रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब हमने रिक्वायरमेंट ले ली, डिजाइन कर ली, और डिजाइन और डेवलपमेंट किसी और कोर्स में पढ़ लिया। अब हम देख रहे हैं कि टेस्टिंग कैसे होगी और ये रिलीज कैसे होगी। और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। ठीक है, तो हम जरा ये देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो बन गया है उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो टेस्ट केस टेस्टिंग होती क्या चीज है, बाय डेफिनेशन पढ़ेंगे, थोड़ी सी टेस्टिंग का साइकिल पढ़ेंगे और टेस्ट केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ दी जो कि आपने एसआरएस के अंदर लिखनी होती है या जो आपके लाइफ साइकिल के अंदर होती है कि अब आपने टेस्टिंग करनी है, तो इसका मैनुअल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और फिर ये टूल्स के थ्रू होती है, इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो टूल्स के थ्रू होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट जगहों पर बैठे हुए हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द थ्योरी पार्ट या कॉन्सेप्चुअल पार्ट, फिर हम देखेंगे कि होती क्या है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, इसको जरा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज a process to evaluate the functionality of a software application। अब वो आपको याद है जब भी हमने यूज केस में पढ़ा था और उसमें जो फंक्शनैलिटी कस्टमर ने मांगी थी, अब उसकी डिटेल होनी चाहिए हमारे पास कि कस्टमर ने फंक्शनैलिटी क्या मांगी थी। याद है आपको यूज केस के अंदर ये चीजें मांगी थी, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए, चाहे वो स्क्रीन हो चाहे वो रिपोर्ट हो, वो सारी फंक्शनैलिटी है। वो कैसे चेक होंगे, इसका मतलब है कोई बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लिखी गई होगी। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए और उसको टेस्टिंग फेज में जाना चाहिए कि जनाब ये नीड थी और ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको एग्जाम्पल से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर वो वैसे बिहेव नहीं कर रहा है तो इट इज ए डिफेक्ट। ठीक है, जैसे उसको बिहेव करना चाहिए, जैसे कस्टमर ने बनाया था बताया था वैसे वो बिहेव नहीं कर रहा है, तो इट इज ए डिफेक्ट। ठीक है, आप यूं समझ लीजिए स्क्रीन को एक कैलकुलेटर समझ लीजिए। जैसे कैलकुलेटर की एक स्क्रीन होती है, तो समझ लीजिए आपने एक फिजिकल कैलकुलेटर खरीदा है। ठीक है, उसमें कौन से फंक्शन होने चाहिए, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और क्या होना चाहिए जनाब, 2+2 लिखूं तो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये मेरी फंक्शनैलिटी है, या ये एक फंक्शन चाहिए मुझे, प्लस का फंक्शन चाहिए, तो जब भी दो नंबर को ऐड करूं तो ये जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो वो फंक्शनैलिटी मुझे मालूम है, उसके स्टेप्स मुझे मालूम है। वो अगर नहीं आता है, 2+2 4 नहीं आता है, तो दैट इज ए डिफेक्ट। तो स्क्रीन पे भी ऐसा ही है कि मैं अपनी लॉगिन आईडी डालूं तो मुझे रिजल्ट नजर आने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हैं और एलएमएस को यूज कर रहे हैं, और आप जो इस सेमेस्टर में जो भी कोर्स है, जब आप अपनी यूजर आईडी से जाएं तो आपको वो सारे रिजल्ट्स, जब एक सेमेस्टर खत्म हो जाता है, सारे आपके रिजल्ट्स आपको नजर आने चाहिए। आपको नजर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है एरर है, या किसी और के नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है एरर है। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई टेस्ट करेगा, आप नहीं करेंगे, कोई टेस्ट करेगा और आगे नहीं जाने देगा सिस्टम को। ठीक है, ये IEEE की डेफिनेशन है, जरा पढ़ लिया। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू NC IEEE 1059 स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड है बकायदा। क्या है टेस्टिंग? अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द सॉफ्टवेयर आइटम टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करना है, डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड द रिक्वायर्ड कंडीशन। एग्जिस्टिंग का मतलब है जो स्क्रीन अभी आप चला रहे हैं वो कैसे बिहेव कर रहा है, और कस्टमर ने क्या बताया था। अगर वो दोनों एक जैसे हैं तो कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम वैसे बिहेव नहीं कर रहा है जैसे कस्टमर ने बताया था तो वो डिफेक्ट है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये वैसे ही जैसे आपको कैलकुलेटर का बताया था कि प्लस
का ये फंक्शन होता है, अगर वो वैसे बिहेव नहीं कर रहा है तो एरर है। माइनस का ये फंक्शन होता है, अगर वो वैसे बिहेव नहीं कर रहा है तो ये एरर है। इसका मतलब है जो भी आपने बनाया वो सही नहीं बनाया है। तो अंडरस्टैंड द डिफेक्ट की डेफिनेशन समझ में आ रही है कि जो कस्टमर ने बिहेवियर मांगा है अगर वो नहीं है तो दैट इज अ डिफेक्ट। तो जो मांगा है वो सही तरह से लिखा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कस्टमर क्या मांग रहा है। तो इसका मतलब है रिक्वायरमेंट बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए। सर पता ही नहीं था चाहता क्या है। जब पता ही नहीं था तो फिर आप बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे और फिर उसको डिफेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो रिक्वायरमेंट हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, ताकि रिक्वायरमेंट लिखने वाले को, सॉरी डेवलपमेंट वाले को समझ में आए कि चाहता क्या है, फिर वो बनाएगा। और जब वो स्क्रीन या रिपोर्ट आएगी तो वो वैसे बिहेव करेगा और वो चेक कर लेगा आपको देने से पहले कि हाँ ये ऐसे बिहेव करे जैसे आपने मांगा था। ठीक है, चाहे वो रिपोर्ट हो चाहे वो स्क्रीन हो, यही है ना, दो ही चीजें। या तो एक स्क्रीन होंगी जिसमें आप डेटा डाल रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे, मॉडिफाई कर रहे होंगे, या उस डेटा बेस से कुछ रिपोर्ट जनरेट कर रहे होंगे। यही रिक्वायरमेंट होगी कस्टमर की, कुछ इंटीग्रेशन होगी, ये वाला डेटा यहाँ से उठेगा, ये वाला डेटा यहाँ से उठेगा और एक रिपोर्ट आ जाएगी। अगर वो ऐसे नहीं आ रही है तो इसका मतलब रिपोर्ट कैसी चाहिए थी, कितने कॉलम थे, कहाँ से आनी चाहिए थी, ये बहुत सही तरह से लिखा होना चाहिए। अगर ये सही तरह से लिखा हुआ है तो मैं बना पाऊंगा और फिर टेस्ट कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट? Yes, sir. कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रहा है ना? एग्जिस्टिंग यानी एग्जिस्टिंग का मतलब है स्क्रीन एंड रिपोर्ट, ठीक है ना। और रिक्वायर्ड कंडीशन जो आपको एसएस में कस्टमर ने बताई थी, तो ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये है टेस्टिंग का प्रोसेस क्या देखता है, जरा इसको पढ़िए और मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक मिनट दीजिएगा, मैं दरवाजा बंद कर दूं। जी, सेकंड फ्लोर पे सर्दी ज्यादा होती है, सर को सर्दी लग रही है जरा यहाँ पर घर में। तो ठीक है, तो टेस्टिंग इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, ये दो चीजें लिखी है, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब समझते हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है, अब मैंने एक एक सॉफ्टवेयर आपको बनाने को दिया जिसमें 15 स्क्रीन है, तो मैं एक एक स्क्रीन देख रहा हूँ और एक एक स्क्रीन में वो देख रहा हूँ कि वो फंक्शनैलिटी है कि नहीं है। तो हाउ वुड आई चेक? तो मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए एज ए टेस्ट इंजीनियर? तो मेरे जहन में होना चाहिए कि जो कुछ उसने कहा है एसआरएस में वो सब होना चाहिए। तो दैट इज कंप्लीटनेस, कोई चीज मिस नहीं हो रही। ठीक है, दैट इज नंबर 2, सब होना चाहिए। जो जो काहे वाले इस वाले स्क्रीन पे, ये वाले यूज केस में जो भी हम देख रहे थे ना यूज केस, तो ये वाले यूज केस में जो जो चीजें वो सब होनी चाहिए, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी सारी होनी चाहिए। तो दैट इज द कंप्लीटनेस। फिर करेक्टनेस क्या है? वो सारी चीजें वैसे ही चल रही हो जैसे उन्होंने मांगी थी, दैट इज करेक्टनेस। बात समझ में आ रही है? तो मैं टेस्ट एज ए टेस्ट इंजीनियर उस स्क्रीन पे रिपोर्ट पे क्या देख रहा हूँ कि इसमें 5 फीचर्स हैं या 5 फील्ड्स हैं, ये सारी की सारी होनी चाहिए या 6 हैं होनी चाहिए, एक मिस क्यों है, फलानी चीज क्यों नहीं है, एज क्यों नहीं है। सारा डेटा तो है लेकिन इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई, तो डेट ऑफ बर्थ भी डालो। फॉर एग्जाम्पल मैं पेशेंट का डेटा लिख रहा हूँ, उसकी बीमारी, उसका नाम, उसका एड्रेस, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो मैं कहता नहीं यार ये कंप्लीट नहीं है, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी डालो, कंप्लीट होनी चाहिए। फिर उसमें करेक्टनेस क्या है कि जो भी चीजें मेरे चाहिए हॉस्पिटल के सिस्टम में वो सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। तो करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, यहाँ समझ में आ रही है बात? टेस्ट इंजीनियर क्या चेक करेगा? करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस। बात समझ में आ रही है? कोई चीज मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है, तो इट कैन बी डन आइदर मैनुअली और यूजिंग टेस्टिंग टूल्स। अभी हम मैनुअली समझ रहे हैं, लेकिन ये टूल्स हैं कुछ, ये लोड रनर, सेलेनियम, टेस्टिंग वेज। ठीक है, तो जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो होता क्या है कि आप टेस्ट केस लिखते हैं और उसको कहीं टूल में डाल देते हैं ताकि वो दोबारा दोबारा टेस्ट केस आपको लिखने ना पड़े। ठीक है, तो जो भी आपने टेस्ट केस लिखे होते हैं वो जाके उसमें वो डेटा डालता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर उसका जो रिजल्ट है वो कहीं स्टोर कर देता है। वो रिजल्ट जो है अगर वैसे ही है जैसे आपने मांगा है तो आप उसको पास कर देते हैं, अगर वैसा नहीं है तो आप उसको फेल कर देते हैं और फिर आप रिपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट टीम को कि जनाब ये चीजें फेल हो रही हैं, इसको सही करें, इसको देखें।
ये या तो करेक्ट नहीं है या कंप्लीट नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट नहीं होती है। कंप्लीट तो होती है, बगैर कंप्लीट के नहीं देता है, लेकिन करेक्टनेस नहीं होती है। तो ये देर आर टूल्स, और बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, तो कुछ फ्री होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, कुछ पैसे से। लोड डरर इज ए कमर्शियल प्रोडक्ट, सेलेनियम इज एन ओपन सोर्स। ठीक है, तो ये है। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट जैसे आपको जैसे आप हाथ से लिखना तो आपको आता है, पहले आप एबीसी लिखते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर आप कोई टूल यूज करते हैं, आप वर्ड यूज करते हैं, लेकिन आपको हाथ से लिखना आना चाहिए। होती क्या चीजें आप रिकग्नाइज करते हैं, तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आप टूल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, करेक्टनेस एंड कंप्लीट। जब भी आप टेस्ट केस लिखेंगे तो ये दोनों चीजें आप चेक करेंगे। There are two types of testing, static and dynamic। तो जरा पढ़िए static क्या चीज होती है और verification क्या चीज होती है। There are two definition, verification and validation। तो आप जरा समझेंगे कि verification, ये अंग्रेजी वाला verification नहीं है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला verification है। तो don't relate that to the अंग्रेजी। ठीक है, तो as a separate meaning in the verification in software engineering and validation। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है चीज रुकी हुई है और चल नहीं रही है। डायनेमिक का मतलब है चल रही है। तो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाते हैं, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स फाइल्स को हम चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। इस चेकिंग को वेरिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर डॉक्यूमेंट सही बना हुआ है, रिक्वायरमेंट सही बनी हुई है, तो सॉफ्टवेयर सही बनेगा। अगर रिक्वायरमेंट सही नहीं बनी हुई और ये सारी चीजें सही नहीं बनी, तो प्रॉब्ली प्रोबेबिलिटी है कि तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन इज ए प्रोसेस टू एंश्योर दैट वेदर वी आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। तो ये प्रोडक्ट राइट का मतलब है स्टेप्स हम जो हैं वो सही फॉलो कर रहे हैं, टेम्पलेट सही फॉलो कर रहे हैं, जब भी हम कोई चीज बनाए सही बनाए। ठीक है ना, तो ये है वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट विच वी हैव एंड वेरीफाई वेदर वी आर डेवलपिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। तो स्टेप सही है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन, रिव्यू, वॉक थ्रू, ये डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का एक तरीका है। डायनेमिक क्या चीज है? डायनेमिक इज एक्चुअली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी चलती हुई प्रोडक्ट को आप चला रहे हैं। ठीक है ना, चलती हुई प्रोडक्ट को आप चला रहे हैं और देख रहे हैं इसमें वो सारे फीचर्स हैं कि नहीं है। तो पहले वाले में डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे, रिक्वायरमेंट चेक कर रहे थे, एग्रीमेंट चेक कर रहे थे। अब डायनेमिक का मतलब है चला के, सॉफ्टवेयर को चलाना। तो ये कस्टमर का पर्सपेक्टिव है, इसको वैलिडेशन कहते हैं। एक्सटर्नल है इसलिए इसको वैलिडेशन कहते हैं। कस्टमर वैलिडेट करेगा। वेरिफिकेशन एक्चुअली इंटरनल होती है। आपका आई क्यूए का डिपार्टमेंट देख रहा होगा या टेस्टिंग का डिपार्टमेंट देख रहा होगा। ठीक है, प्रोसेस को देख रहा होगा। इंस्पेक्शन इंटरनल होगा, रिव्यू इंटरनल होगा। तो ये वेरिफिकेशन कहलाती है। वैलिडेशन क्या है? इंटरनल नहीं होगा, नॉर्मली कस्टमर कर रहा होगा। ठीक है, तो कस्टमर बताएगा ये चीजें होनी चाहिए, मैंने ये कही थी, वो देखेगा। ठीक है, तो दैट इज वैलिडेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? स्टैटिक टेस्टिंग, डायनेमिक टेस्टिंग। तो जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं आपके एसआरएस, डिजाइन डॉक्यूमेंट जो आप बनाएंगे, ये एक्चुअली स्टैटिक टेस्टिंग है, डॉक्यूमेंट को चेक करना। ठीक है, और जब आप सॉफ्टवेयर बना लेंगे और सारा कुछ कर लेंगे, तो जो डायनेमिक टेस्टिंग है वो नॉर्मली आपका भी इंटरनल डिपार्टमेंट भी करेगा और कस्टमर भी करेगा। तो दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ तक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, STLC। जरा हम देखते हैं क्या चीज है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। क्या है जरा देखिए, मैंने लेफ्ट राइट साइड पे SDLC लिख दिया, रिक्वायरमेंट डिजाइन डेवलपमेंट, और लेफ्ट साइड पे, तो जरा इसको देखिए, अब इसको जरा समझते हैं। ये टेस्टिंग लाइफ साइकिल है, इसको एक एक करके जरा पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा टेस्टिंग में, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। ऐसा नहीं होता है डॉक कि बस सॉफ्टवेयर बन गया तो अब टेस्टिंग करनी है। कुछ जैसे रिक्वायरमेंट, ये पहले समझते थे डेवलपमेंट है, बताइए क्या बनाना है, तो बिल्ट एंड फिक्स वाला प्रॉब्लम हमने समझा कि नहीं, ये सही नहीं है। उसी तरह टेस्टिंग में वाला ये फेज नहीं है कि जो बन गया अब उसको टेस्ट करना है, नहीं, ऐसा नहीं है।
तो ये स्टेप्स हैं, ठीक है। तो 6 स्टेप्स हैं, एक्चुअली 5 स्टेप है, और जब टेस्टिंग पूरी हो गई तो खत्म हो जाएगी। तो छठा इज ए क्लोजर, ठीक है। तो पांचवा जो है वो कई दफा चलता रहेगा जब तक टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, सारे टेस्ट केस पास नहीं हो जाते, ठीक है। तो वो आइट्रेशन में चलेगी। पहली दफा किया 100 टेस्ट थे, तो उनमें से 80 सही थे, 20 सही नहीं थे, दोबारा से जाएंगे, फिर सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन। तो टेस्ट एग्जीक्यूशन होती रहेगी जब तक वो सही नहीं होंगे, ठीक है। जब सही हो जाएंगे तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो 5 स्टेप्स है। रिक्वायरमेंट क्या है, क्या बनाना है, ये समझ में आ जाए। अगर रिक्वायरमेंट थोड़ी है तो टेस्ट केसेस कम बनेंगे, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो टेस्ट केसेस ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो टाइम एस्टिमेशन, ठीक है। कितना कॉम्प्लेक्स स्क्रीन है, अगर 10 स्क्रीन है तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर 5 स्क्रीन है तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। इसी तरह से कितने कॉम्प्लेक्स हैं स्क्रीन, जितने कॉम्प्लेक्स हैं उतनी टेस्टिंग ज्यादा लगेगी, ठीक है। अब ये पता चल गया। अब आपने टेस्ट केस डेवलप करने हैं। टेस्ट केस डेवलप करने हैं तो रिक्वायरमेंट की बेसिस पे करेंगे। अब अपने टेस्ट केस चलाने हैं तो वो आपके पास सॉफ्टवेयर हो, वो एनवायरनमेंट हो, और वो टेस्ट केसेस हो, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एनवायरनमेंट होना भी एक बहुत जरूरी है। पास दफा होता क्या है कि कस्टमर का एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, तो आपके पास तो वो चलता है लेकिन कस्टमर के पास नहीं चलता। तो क्या करते हैं, तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट एक बिल्कुल डिफरेंट होती है और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में नॉर्मली टेस्टिंग नहीं करते हैं, अच्छे बड़े सॉफ्टवेयर हाउस अलग अलग करते हैं। टेस्ट डेटा अलग पड़ा होता है और डेवलपमेंट डेटा अलग पड़ा होता है, ताकि क्लोज टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट या एक्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ द यूजर वहां जाते हैं, ताकि आपको, ठीक है। आखिरी चीज है टेस्ट एग्जीक्यूशन, यानी आप एक एक टेस्ट केस चलाते जाएंगे और इसका रिजल्ट लिखते जाएंगे, चलाते जाएंगे उसका रिजल्ट लिखते जाएंगे, उसमें डेटा डलेगा, ठीक है। तो ये एक साइकिल है, ठीक है। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है एंट्री क्राइटेरिया और डिलीवरेबल्स। तो हर हर स्टेप में जाने से पहले आप नहीं जा पाएंगे, आप टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो टेस्टिंग करने से पहले रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं लिखेगी तो टेस्टिंग कैसे हो सकती है। रिक्वायरमेंट होगी तो टेस्टिंग प्लान होगी। तो एंट्री क्राइटेरिया है, तो हम जरा देखते हैं कि एंट्री क्राइटेरिया क्या। अगर ये नहीं होगा तो आप आगे नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो ईच स्टेज हैज ए एंट्री क्राइटेरिया एंड एग्जिट क्राइटेरिया। आप जाएंगे तो होना चाहिए, और उसकी कुछ एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, और उसके कुछ डिलीवरेबल्स होंगे, ठीक है। तो हम जरा देखते हैं कि क्या है इसमें। तो एंट्री क्राइटेरिया बताता है कि अगर ये नहीं होगा तो आप उस फेज में नहीं जा सकते हैं, यानी आप टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्री रिक्विजिट क्या है, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और एग्जिट क्राइटेरिया है कि जब वो प्रोसेस या वो एक्टिविटीज खत्म नहीं होती आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी किसी भी प्रोसेस की एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, और ठीक है, फिर उसके कुछ डिलीवरेबल्स हैं। इसको यूं समझ लीजिए, जैसे आप एटीएम पे जाते हैं तो एटीएम का एंट्री क्राइटेरिया क्या है कि आपका बैंक में अकाउंट हो, पहला क्राइटेरिया। दूसरा प्रीरिक्विजिट क्या है, आपके पास कोई कार्ड हो, वीजा कार्ड या सारा कुछ हो। तीसरी चीज क्या है, बैंक में पैसे पड़े हो। तो अकाउंट हो, कार्ड हो और पैसे हो। और चौथी भी है कि मशीन हो, चल रही हो, ठीक है, ठीक है। फिर एग्जिट क्राइटेरिया क्या है कि आप कार्ड डालेंगे, पिन नंबर डालेंगे, पैसे निकालेंगे, जब तक पैसे निकलेंगे नहीं आप वहाँ खड़े रहते हैं कि पता नहीं क्या है। तो फिर तो ये है एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया। उसके डिलीवरेबल क्या है, डिलीवरेबल ये है कि जरा पैसे मिल जाए और एक रसीद मिल जाए आपको। और डिलीवरेबल क्या है कि आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाए, ठीक है ना। डेबिट यानी उतने पैसे कम हो जाएंगे। तो ये एक्टिविटीज है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, हम आगे जाते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल पढ़ेंगे तो समझ में आता है। ये लाइफ साइकिल पढ़ लिया आपने, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट केस डेवलपमेंट एक एक मुश्किल काम है जो आपने सीखना है, ठीक है ना। ये आप जो भी टेस्ट इंजीनियर बनेगा करियर के अंदर, तो वो टेस्ट केसेस बनाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और फिर रिपोर्ट करेगा। तो टेस्ट केस बनाना, इसको एग्जीक्यूट करना, उसको रिपोर्ट करना, ठीक है। तो आप एक 100 लोगों की टीम में बैठे हुए हैं जहां पर 80 के करीब जो है वो डेवलपमेंट है, 20 के करीब टेस्ट इंजीनियर हैं। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि आपने जो डेवलप करा है उसकी शक्ल ही नहीं देखी होती है। सब सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाता है आपको कि जनाब ये वाले केस हैं जिनको आपने टेस्ट करना है, तो आप उसकी डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं, टेस्ट केस तैयार कर लेते हैं और फिर वही रिपोर्ट कर देते हैं। और फिर आपको एक दिन किसी
गैदरिंग में पता चलता है अच्छा हैदर साहब आप हैं या असलम साहब आप हैं, आपका सॉफ्टवेयर में तो बिल्कुल एरर नहीं होते हैं, आपके उसमें तो बहुत ज्यादा एरर होते हैं, तब आपको पता चलता है। ठीक है, अब ये पहला फेज है। पहला फेज क्या है, देखिए पता होना चाहिए कि स्कोप कितना है, कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, कितनी चीजों को टेस्ट करना है, 10 चीजों को टेस्ट करना है या 100 चीजों को करना है या 1000 चीजों को टेस्ट करना है, तो है क्या चीज। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए, तो आप रिक्वायरमेंट देखेंगे और फिर उसमें से असिस्ट करेंगे। ठीक है ना, एसक्यूए टीम अंडरस्टैंड करेगी रिक्वायरमेंट को एंड व्हाट विल बी टेस्टिंग। ठीक है ना, वो जरा देखेगी। तो अगर कम चीजें हैं तो उसकी प्लानिंग कम होगी, ज्यादा चीजें हैं तो उसमें ज्यादा एफर्ट लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, इंजीनियर ज्यादा लगेंगे, टेस्ट इंजीनियर। ठीक है, किसी को फर्क पता है एसक्यूए इंजीनियर और टेस्ट इंजीनियर का? एनीबॉडी हु अंडरस्टैंड व्हाट इज एसक्यूए, व्हाट इज टेस्टिंग? किसी को फर्क पता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर हम समझना चाहेंगे एसक्यूए इंजीनियर क्या करता है और टेस्ट इंजीनियर क्या करता है, एनीबॉडी हु हैज एन आइडिया? है किसी को आइडिया? सारे लोगों को सर्दी लग रही है, सब चुप करके बैठे हैं। कोई बताएगा सर को कि आइडिया है एसक्यूए इंजीनियर क्या करता है? क्वालिटी एश्योरेंस एक्चुअली क्या चीज होती है? क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर कह रहे हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, और एक कह रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। दोनों एक ही होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं? कोई तो बता दे सर को, सर के आप पता चलेगा सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एनीबॉडी? चलिए कोई जवाब नहीं आता है तो उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मैं एज्यूम ये करता हूँ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, तो एसक्यूए इंजीनियर या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक थोड़ी सी अलग चीज है और टेस्ट एक अलग चीज है। ठीक है ना, टेस्टिंग जो है वो बहुत सबसेट है क्यूए का। ठीक है, तो टेस्टिंग करना यानी ये रिक्वायरमेंट है और ये सॉफ्टवेयर है, इसको टेस्ट कर लो। तो आपके पास रिक्वायरमेंट हो या एसआरएस हो और सॉफ्टवेयर चलता हुआ हो, उसकी बेसिस पे आप टेस्ट केसेस लिखाएंगे, तो दैट इज ए टेस्ट इंजीनियर। क्वालिटी एश्योरेंस जरा बिगर पिक्चर है कि आपकी रिक्वायरमेंट सही होनी चाहिए, आपके लोगों की ट्रेनिंग सही होनी चाहिए, आपके पास टूल्स सही होने चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए, तो ऑल टुगेदर अश्योरेंस है ये, क्वालिटी को अश्योर करना। तो क्वालिटी अश्योर करने में टेस्टिंग एक पार्ट है, लेकिन टेस्टिंग खराब होगी अगर आपके पास इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सपीरियंस नहीं है या सही नहीं है या रिक्वायरमेंट सही नहीं लिखी गई। ठीक है, तो अब हायरिंग के प्रोसेस को देखना, लोगों के डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को देखना, जो भी हमने प्रोसेस पढ़ा था हमने देखा था कि जनाब प्रोसेस मिच्योर होना चाहिए, उसमें प्रोबेबिलिटी, तो ये सारा काम क्यूए का है, क्वालिटी एश्योरेंस वालों का, टेस्ट वालों का नहीं है। टेस्ट इंजीनियर वाले तो हमें बता दें क्या टेस्ट करना है, हम टेस्ट कर लेंगे, उसकी एक मेथोडोलॉजी है, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस में ओवरऑल पिक्चर को इम्प्रूव करना, अश्योरेंस करना। ठीक है ना, तो ये वाली चीज है, यूं समझ लीजिए। अश्योरेंस को यूं समझ लीजिए प्रोएक्टिव, और टेस्टिंग को समझ लीजिए रिएक्टिव एक्शन। यानी अगर आप गाड़ी लेके निकले हैं और रास्ते में पंचर हो गई है, तो पंचर लगाना एक रिएक्शन है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, गाड़ी आगे नहीं जा सकती, तो पंचर लगाना इज ए टेस्टिंग, रिएक्शन है। तो सॉफ्टवेयर खराब है तो उसको चेक करो और सही करो, चेक करो और सही करो, ये एक टेस्टिंग का काम है, रिएक्शन है। प्रोएक्टिवनेस ये है कि सॉफ्टवेयर खराब नहीं बने, उसमें एरर नहीं आए, ये है एश्योरेंस या क्वालिटी एश्योरेंस। तो गाड़ी जब भी मैं लेकर घर से निकलूं, उसका ऑयल पानी चेक कर लूं, हवा चेक कर लूं, उसकी कंडीशन चेक कर लूं, और गाड़ी को ऐसी जगह ना लेके जाऊं जहां गड्ढे हो, खराब हो, दैट इज एश्योरेंस। खराब नहीं होने दूं, पंचर नहीं होने दूं, एक्सीडेंट नहीं होने दूं। ठीक है, तो दैट इज एश्योरेंस। तो कंट्रोलिंग पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग इज एश्योरेंस। ठीक है, तो एश्योरेंस इज ए सुपरसेट एंड टेस्टिंग इज ए सबसेट, उसका छोटा सा पार्ट है। क्लियर है ये बात? क्लियर हो रही है भाई लोगों को? Yes, sir. ठीक है, if any requirement has a conflict or any requirement is missing or any requirement cannot be understood completely, मैंने कुछ लिखा है
और मुझे मालूम है मैंने क्या लिखा है, बट अंग्रेजी या इंग्लिश इज नॉट माय नेटिव लैंग्वेज, नाइदर योर्स। तो बात मुमकिन है कि मैंने कुछ लिखा हो और आपने उसको कॉम्प्रीहेंड गलत कर लिया हो और आप उसी तरह से बनाएं, तो आप रिक्वायरमेंट सही नहीं लिखेंगे और सॉफ्टवेयर सही नहीं बना पाएंगे। तो कोई चीज कॉन्फ्लिक्ट है और मिसिंग है, ये तो रुक जाना चाहिए, लेकिन उसको एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए रिक्वायरमेंट में। तो उसकी डायग्राम बनाते हैं, उसको सही से लिखते हैं। अभी देख रहे थे ना आपने, हमने यूज केस लिखा, तो हम कोशिश कर रहे थे कि जो कस्टमर सोच रहा है या चाह रहा है वो सारी चीजें लिख लें। तो देयर आर सर्टेन टूल्स। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर हम कहेंगे पहले इसको सही करो, ये प्री रिक्विजिट है, पहले इसको सही करो, फिर सॉफ्टवेयर बनाओ और फिर हमें टेस्ट करने के लिए दो। अगर ये रिक्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग है तो सॉफ्टवेयर भी सही नहीं बनेगा और टेस्ट कैसे होगी, वो ये कह रहे हैं और ये साहब कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, और अगर समझ में नहीं आ रही है तो सवाल करेंगे, पूछेंगे। ठीक है, समझ में आएगी तो टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब बेटर अंडरस्टैंडिंग टू डिटेल नॉलेज ऑफ द रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। आपकी समझ में ही नहीं आ रहा तो फिर आप टेस्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो बीए भी करता है और क्यूए भी करता है या टेस्ट इंजीनियर भी करता है। ठीक है, ये अपने पर्सपेक्टिव से करता है कि मुझे कस्टमर को खराब चीज नहीं देनी, और बीए खराब चीज डेवलप नहीं करनी। बीए जो है डेवलप करवाएगा, टेस्ट इंजीनियर उसको टेस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज फर्स्ट फेज। तो अब इसमें क्या चेक करेंगे ड्यूरिंग दिस फेज, क्या चेक करेंगे आप देखिए। टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के टेस्ट केस कितने हैं या टेस्ट एबल रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं। लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन बस 4 स्क्रीन है और 4 स्क्रीन में 10-10 चीजें, तो 40 चीजों को टेस्ट करना है। तो व्हाट इज फंक्शनल, वो हमें टेस्ट करना है। तो फंक्शनैलिटी भी हो सकती है और नॉन फंक्शनैलिटी भी हो सकती है। सिक्योरिटी की टेस्टिंग हो सकती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो सकती है, जो कि नॉर्मल नहीं होती है, मतलब वो फंक्शनल नहीं होती। ठीक है, तो परफॉर्मेंस हो सकती है कि आप देखते हैं कि ये रिपोर्ट सही चल रही है, दैट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो कुछ डाल रहा हूं उसका रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है लेकिन उसका रिजल्ट उतनी टाइम में नहीं आ रहा है जो रिस्पॉन्स टाइम हमने सोचा था। हमने सोचा था कि 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा, यहाँ तो 15 मिनट्स लग रहे हैं या 14 मिनट्स लग रहे हैं या 10 मिनट लग रहे हैं। तो दिस इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर हम ये देख रहे थे कि जनाब हमारी एप्लीकेशन जो है वो 6 कंट्रीज में चलेगी, तो इसको हाईली सिक्योर होना चाहिए। तो फिर एक साहब आए जिन्होंने वाइट हैट हैक करते हैं, उन्होंने बताया कि नहीं आपका सिस्टम बहुत इसमें खराबियां हैं, देखिए मैं आपके सिस्टम से कैसे लॉगिन हो सकता हूँ, कैसे उसमें दाखिल हो सकता हूँ, कैसे चेंज कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, तो जब भी एप्लीकेशन बनेगी उसकी फंक्शनल टेस्टिंग भी होगी और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी होगी। क्लियर है? अब ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है या नहीं करनी है, तो अगर छोटा सिस्टम है तो सिस्टम लगाओ खरीदो, तो ऑटोमेशन नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर बहुत बड़ा सिस्टम है और बार बार चेकिंग करनी है तो फिर आप कहेंगे नहीं, इसमें रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। अगर रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप कहते हैं नहीं ऑटोमेशन कर लो, बहुत बड़ा सिस्टम है बार बार चेक करना होगा, इसको तो ऑटोमेशन कर लेते हैं। इसको तो वी डिसाइड डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एप्लीकेशन के टूल यूज करना है या नहीं करना है। पहले कितनी फंक्शनैलिटी है क्या चेक करना है ये मालूम हो, उसके बाद ये मालूम हो कि टूल यूज करना है या नहीं करना है। शुड वी यूज एनी टूल, तो कौन से टूल यूज करेंगे, मैनुअल करेंगे, क्या करेंगे। तो ये प्लानिंग वाला पार्ट है, रिक्वायरमेंट समझ के डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जी, अब ये एंट्री क्राइटेरिया है और एग्जिट क्राइटेरिया है। तो प्रोसेस विल नॉट स्टार्ट अनलेस यू मीट द एंट्री क्राइटेरिया, और एग्जिट क्राइटेरिया है कि जब सारे चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, सारे आर्टिफैक्ट्स सारे डिलीवर कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर ये प्रोसेस को खत्म करेंगे। तो एक प्रोसेस क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो हम देखते हैं इसका एंट्री क्राइटेरिया क्या है और इसका एग्जिट क्राइटेरिया क्या है। ये देखिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का प्रोसेस है जो आपने करना है। इससे पहले क्या होना चाहिए और ये करने के बाद क्या होना चाहिए, जरा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पहला एंट्री क्राइटेरिया, अगर रिक्वायरमेंट आपके पास है, एसआरएस हैं तो ही जा सकता है। कंप्लीट एसआरएस अगर नहीं है तो आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है,
तो along with the document acceptance criteria होना चाहिए, should be well defined। ये acceptance criteria कहीं याद आ रहा है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रिक्वायरमेंट भी होने चाहिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और रिक्वायरमेंट के साथ साथ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। अभी पढ़ा था ना, ये दोनों चीजें होनी चाहिए कि क्या चीज एक्सेप्टेबल है और क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, और रिक्वायरमेंट कैसे लिखी हुई, बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैसे, ये सारी चीजें लिखी हुई होंगी तो मैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस करूंगा। ठीक है ना, ये सब चीजें होंगी लेफ्ट साइड पे, तो मैं ये करूंगा। फिर मैं इसमें से देखूंगा रिक्वायरमेंट कैसे करनी है, पहले कौन सी करनी है, बाद में से कौन सी करनी है, एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगी, क्या चीज मुझे चाहिए होगी। इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको जरा पढ़ लीजिए, आगे हम जरा पढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी क्या चीज होती है और मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने कभी जिक्र किया था रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी का? मेरे ख्याल से किया तो होगा, एनीबॉडी, कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, डिजाइन कैसे होती है, डेवलपमेंट में कैसे जाती है और टेस्टिंग में कैसे जाती है। ट्रेसेबिलिटी डिस्कस की थी, याद है किसी को? बस ये बता दीजिए की थी या नहीं की थी। मुझे ऐसे याद पड़ता है कि मैंने रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी डिस्कस की थी। ठीक है, तो प्रायोरिटीज डिफाइन करेंगे, ट्रेसेबिलिटी डिफाइन करेंगे, फिर उसके लिए कौन सी एनवायरनमेंट चाहिए वो हम देखेंगे। ठीक है, और फिर ऑटोमेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये सब बताने के बाद क्या होना चाहिए हमारे पास रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स आ जाए, हमारे पास ये पता चल जाए कि जनाब कौन सा टूल लगाना है और कितना वक्त लगेगा। ये सारी चीजें हमारे पास आ जानी चाहिए। एग्जिट क्राइटेरिया क्या हो कि फॉलोइंग डिलीवरेबल्स हमारे पास हो जाने चाहिए। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स तो मैं बना के दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा आगे चल के, और अगर ऑटोमेशन करनी है तो हमारे पास आ जाए, उसकी टाइमिंग पता चल जाए। ठीक है ना, हमारे पास प्लानिंग हो जाए। ठीक है, तो अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो एसआरएस नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं है तो नहीं हो सकता। तो दैट इज अ, ये मस्ट है, आप ये देंगे तो हम टेस्टिंग शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये आपने बता दिया कि जनाब आपकी रिक्वायरमेंट से पता चल गया कि जनाब 15 स्क्रीन है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 10-10 15-15 फील्ड हैं, तो हमने इम्पेक्ट कर लिया कि जनाब इसको टेस्ट करने में 2 इंजीनियर लगेंगे और 1 हफ्ता लगेगा, और ये स्क्रीन होंगे और अप्रोक्सीमेटली 3 आइटरेशन चलेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, और उसमें पहले में ये देखा जाएगा और ये सारी चीज हमने देख लिया कि जनाब। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, रिसोर्स कितनी लगेगी, एफर्ट एस्टिमेशन। ठीक है ना, तो टेस्ट प्लानिंग। अब ये वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो प्रोडक्ट को समझते हैं, जो अपनी टीम को समझते हैं, वो बताते हैं कि जनाब ये है। तो टेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, टेस्ट स्ट्रेटेजी 2 तरह की होती है। एक तो सारे जब सॉफ्टवेयर बन जाए तब टेस्ट करो, या थोड़ा थोड़ा करते रहो। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा करने को कहते हैं कि बॉटम अप या टॉप डाउन, लेकिन वन टाइम करने को कहते हैं बिग बैंग। ठीक है, तो अब ये स्ट्रेटेजी है कि जरा ये कोई डिसाइड करेगा, तो नॉर्मली बिग बैंग नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा हम टेस्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एफर्ट्स कितनी लगेगी, कॉस्ट कितनी लगेगी, तो वो कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट पे बिल्ट इन कर दी जाती है। ठीक है, ठीक है, अब ये दिस फेज विल बी किक्ड ऑफ वंस द रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज इज कंप्लीट। जब रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो फिर आप टेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसका एक टेस्ट प्लान बनाएंगे। तो ये नंबर 2 है। पहली चीज क्या हो गई, रिक्वायरमेंट, दूसरी चीज क्या हो गई, टेस्ट की प्लानिंग। ठीक है, अब टेस्ट की प्लानिंग में क्या होना चाहिए आपके पास, एंट्री क्राइटेरिया आपके पास। ठीक है, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसको आप पढ़ लें और उसमें आप देख लें टूल्स और नहीं लगाने, एफर्ट कितनी लगेगी, रिसोर्स कितनी चाहिए होगी। तो आप कहते हैं जनाब 2 लोग चाहिए और इनका 1 हफ्ते का काम चाहिए, और टूल फिलहाल नहीं चाहिए, या सेलेनियम चाहिए, तो सेलेनियम चाहिए, और 2 हफ्ते चाहिए, और 3 इंजीनियर चाहिए। ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग की नहीं, इनको आता है टूल चलाना, कोई रिक्वायरमेंट की ट्रेनिंग नहीं है। तो ये प्लानिंग होगी। ठीक है, तो आपके पास एक प्लान आ गया, ये लोग हैं जो टेस्टिंग करेंगे और टॉप डाउन करेंगे, और ये 2 हफ्ते 3 लोग करेंगे तो टेस्ट हो जाएगा, या 10 दिन करेंगे। तो ये आपकी एक प्लान आ गया, उसका रिक्वायरमेंट आ गई, फिर आपने उसको एफर्ट एस्टिमेशन कर ली और एक प्लान आ गया। तो 3 इंजीनियर आपको चाहिए होंगे 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, और फिर आप टेस्ट कर पाएंगे। अब वो टीम जब आप में हो गया, एग्री हो गया, तो फिर आप उस टीम को बता देंगे भाई ये सॉफ्टवेयर है और ये स्क्रीन हैं और ये रिक्वायरमेंट है, आप उनको दे देंगे। तो फिर वो टेस्ट केस डेवलप करेंगे, वो टीम जो है जिनको आपने एंगेज कर लिया,
आपकी टीम होती है, इसको आप एंगेज कर लेते हैं तो वो टेस्ट केस डेवलप करेगी, ठीक है। तो टेस्ट केसेस बनाना, अब टेस्ट केसेस बनाना, एक एक स्क्रीन का टेस्ट केस होगा, तो वो मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा कि टेस्ट केस होता क्या है, ठीक है, उसमें क्या डिटेल होती है। तो अब ये ध्यान में रहे कि किसी भी स्क्रीन को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट केस होगा और टेस्ट डेटा होगा, ठीक है। अब एक स्क्रीन है जिसमें नाम है, एज है और घर का एड्रेस है, इसको टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट होगा? तो ऐसी बात है, मैं नाम डाल के देखूंगा नाम एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है और डेटाबेस में वो पुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक टेस्ट केस है। टेस्ट डेटा क्या है कि जो वैलिड नाम है वही एक्सेप्ट करे और जो इनवैलिड है उसको एक्सेप्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम के अंदर कैरेक्टरिस्टिक 123 डाल रहा हूँ, तो 123 को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो इनवैलिड डेटा को एक्सेप्ट ना करे, वैलिड डेटा को एक्सेप्ट करे। नाम के अंदर डेट को एक्सेप्ट ना करे, डेट के अंदर नाम को एक्सेप्ट ना करे। तो ये वैलिड डेटा, इनवैलिड डेटा, टेस्ट केसेस, ठीक है। तो स्क्रीन की कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे आप टेस्ट केस लिखेंगे, टेस्ट डेटा बनाएंगे, ठीक है। तो जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतने टेस्ट केसेस या टेस्ट सिनेरियोज बनते जाएंगे या टेस्ट केसेस बनते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्क्रीन है जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूं और उस पर एज है। अब एज तो 1 साल से लेकर 200 साल तक हो सकती है, तो क्या मैं सारों को चेक करूंगा? तो प्रॉब्ली नॉट, लेकिन ये सारे टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। इस वाली एज का, फिर इस वाली एज का, फिर इस वाली एज का, तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो हम इस केस में अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल ये टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं। जब भी आप स्क्रीन बनाएंगे तो टेस्ट इंजीनियर क्या करेगा, टेस्ट केसेस बनाएगा और उनको एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब ये टेस्ट सारे हो गए या कुछ रह तो नहीं गया हमारी तरफ से? ठीक है, तो हमने क्या था, कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस, याद है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस। तो स्क्रीन में कोई चीज रह तो नहीं गई? तो इज एवरीथिंग इज कंप्लीट? हमने सारी चीजें चेक कर ली है, तो एक लिस्ट बना ले और चेक कर लें कि हाँ जी सारी चीजें हो गई हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 भी हो गई है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी हो गई है। तो हम रिक्वायरमेंट को नंबर दें और टेस्ट केसेस को भी नंबर दें, रिक्वायरमेंट को मैच करें टेस्ट केसेस से, दैट इज ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। ये ऐसी है जैसे अम्मी ने कोई लिस्ट दी है बाजार से खरीदने को, या तो कुछ जुबानी बता दिया और आप गए और कुछ भूला है। एक तो ये तरीका है, इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है, लेकिन एक रसीद उन्होंने चीजें की लिस्ट दे दी है, ये सारी लेकर आना है। वो लिस्ट से आप गए, खरीदा और कोई चीज रहनी नहीं चाहिए, जो चीज इसमें लिखी हुई थी वो आ गई, जो चीज नहीं लिखी हुई तो नहीं आई, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी भी यही चीज है कि, और रिक्वायरमेंट कितनी है जनाब? 10 है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 2 3 4 5, तो टेस्ट केसेस भी इतने ही होने चाहिए, 1 2 3 4 5, सारी चीजें आपने टेस्ट कर ली है, तो दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो टेस्ट केस इज मैप्ड विद द रिक्वायरमेंट। ये बात समझ में आ रही है? कोई चीज मिस नहीं होगी, हर चीज टेस्ट हो जाएगी, खराब सॉफ्टवेयर कस्टमर के पास नहीं जाएगा। समझ में आ रही है इंजीनियरिंग कि ये पूरी टेक्निक्स हैं। पॉसिबिलिटी नहीं है कि खराब कस्टमर के पास जाए, क्योंकि हमने तो लिखा था कि ये सारे 10 टेस्ट केस करने थे, तो 10 टेस्ट केस अगर तुमने नहीं बनाए तो बनाओ, सबको चेक करो, और जब तक वो पास नहीं होंगे कस्टमर के पास नहीं जाएगा। तो ये एक मेथोडोलॉजी है, ये एक प्रोसेस है जिससे खराब चीज कस्टमर के पास नहीं जा सकती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब टेस्ट केसेस समझ में आ गए, टेस्ट की ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स थोड़ी सी समझ में आई। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि दिस इन्वॉल्व्स क्रिएशन, वेरिफिकेशन एंड रीवर्क ऑफ द टेस्ट केसेस, यानी आप बनाएंगे और फिर उसको चलाएंगे, और फिर अगर उसमें से कोई चीज, तो टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट्स